नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी किसको कहेंगे, तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि एक स्वस्थ शरीर हो, एक अच्छी स्ट्रेस फ्री जॉब हो और साथ साथ में घर में ज़्यादा मतभेद ना हो। लेकिन उस घर से जब आप बाहर निकलते हैं और आपको रोड पे कोई ओवर स्पीडिंग करता हुआ दिख जाता है या किसी भी तरीके की परेशानी होती है, तो हम ये कहते हैं लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अखबार पढ़ते हैं और कोई दुर्घटना के बारे में पता चलता है, कोई बुरी खबर पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि इंसानियत मरती जा रही है। हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम उसका हिस्सा नहीं हैं, खुद को अलग करके हम बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो शायद अब हम सिर्फ विदेशियों को भारत की सभ्यता सिखाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, मानना अब हमने छोड़ दिया है। पर हम में से कई लोग हैं आज भी जो समझते हैं कि ये पूरी समाज जो है वो उनका एक परिवार है और यदि इस समाज रूपी शरीर में कोई बीमारी होती है तो इसका इलाज करना और ध्यान रखना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक मेहमान मौजूद हैं, अतुल गेरा जी, जो कि कई तरीके के समाज सेवा का काम करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स में हो या फिर ड्रग अब्यूज़ लेकर के अवेयरनेस फैलाना हो। साथ ही साथ में वो पालोना के साथ मिलकर के सेफ सरेंडर और इत्यादि कई तरीके के सोशल वर्क करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और समझते हैं उनकी सोच को। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके काम के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी पहले इसकी शुरुआत कब हुई? पहली बार कब आपको लगा कि ये काम करना है? आई थिंक मुझे 22 साल हो गए इस काम को करते हुए, मतलब कई ऐसे अनेक कार्यों से जुड़े होकर, लेकिन रक्तदान से लाइफ में ये जो सोशल साइड ऑफ मेरी ज़िंदगी है वो रक्तदान से शुरू हुई। और ये मौका तब आया जब जहाँ मैंने पहली बार रक्तदान किया और उस समय मैं कुछ और लोगों की मदद कर पा रहा था और वहाँ कुछ और लोग थे जिनको ब्लड की आवश्यकता थी। एंड मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश करूं और वो काम उस वक्त हो पाया। एंड फिर वहाँ से वो शुरुआत ऐसी हुई कि वो ब्लड बैंक वाले मेरा नंबर दे दिया करते थे लोगों को कि आप ट्राई कर लो, अगर अगर आप इनसे कोई डोनर ऑर्गेनाइज हो जाए। तो ये बात 2000 आसपास की है। एंड इस तरह फिर वो मेरा नंबर देने लगे और इस तरह ये जो कम से कम रक्तदान से जुड़ाव जो है वो शुरू हो गया। जी, 20 साल पहले आपने ये काम स्टार्ट किया और शुरू में मैं बता भी रही थी कि ब्लड डोनेशन के कैंप्स हों या फिर ड्रग अब्यूज़ को लेकर के अवेयरनेस हो, और इसके अलावा भी कई तरीके के सोशल वर्क हैं आपके। तो मैं चाहूँगी कि क्या क्या सोशल वर्क करते हैं, आप हमें बताएं। आई थिंक हमारा जो नेटवर्क बन पाया वो जो हम लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं उसके माध्यम से ही बन पाया। और जब ये कार्य हम कर रहे थे तो इस सिलसिले में कई बार बहुत सारे मरीज़ हम लोगों से संपर्क करते हैं और शुरुआत तो ब्लड से ही होती है। किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, वो परेशान होता है और अगर हम लोग उसकी मदद कर पाते हैं, लेकिन उसी जर्नी में कई बार बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि अगर मानिए वो आयुष्मान लाभ करता है, उसको पैसे लग रहे हैं या आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा है। और चूँकि हम लोग गवर्नमेंट ब्लड बैंक से जुड़े हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोग्राम्स को चलाते हैं एज वॉलंटियर्स, सो ये कार्य करते करते आप गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम्स को जान जाते हैं। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जैसे आयुष्मान अगर हम लें तो आयुष्मान का जो कंप्लायंस करने वाले लोग को आप जान जाते हैं कि कौन है, वो भी आपको जान पाते हैं इस जर्नी में। तो बहुत आसान हो जाता है किसी को वो मदद पहुंचाना या उनको एम्पावर करना थ्रू राइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि उसको कैसे आप ग्रीवियंस पोर्टल में उन चीज़ों को डाल सकते हैं या जो नोडल एजेंसी है जैसे सिविल सर्जन ऑफिस से संपर्क कराकर उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। तो आई थिंक ये जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स और उसके साथ जो नेटवर्क बना इतने सालों में जो हम लोग करते रहे हैं, सो इससे हम लोग बहुत सारे और कार्य कर पाए, खासकर मरीज़ों को ऐसे समय में हेल्प करना, किसी को दवाइयों की ज़रूरत हो या ब्लड नहीं मिल रहा हो या इलाज में कोई परेशानी हो। ये सब कुछ उस नेटवर्क में, और बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत छोटा एक आई एम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, लेकिन चूँकि उस नेटवर्क में इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हैं जो प्रशासन से भी हैं, पुलिस में हैं और बहुत सारे सिविलियंस, बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने इसमें नहीं आते हैं यूजुअली, बट हमें बैक करते हैं और हमारे माध्यम से बहुत लोगों तक अपनी मदद पहुंचा पाते हैं। जी, चैलेंजेस आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सारे काम की तो नहीं, यदि मैं ब्लड डोनेशन की ही पर्टिकुलरली बात करूं तो क्या कुछ चैलेंजेस होता है इस काम में? एज सच अब तो हम कोई चैलेंज अब नहीं फील करते, क्योंकि अब इतने साल के बाद अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हमारे लिए। ब्लड डोनेशन, अब चीज़ें सिस्टम्स बहुत सरल हो गए।
अब बहुत आसानी से कैंप्स हम लोग करा पाते हैं, लेकिन आज भी हम लोग जो कैलेंडर बनाने का एक लक्ष्य जो हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, कम से कम सरकारी जो हमारे रक्त अधिकोष हैं, ब्लड बैंक्स हैं, इनके लिए हम लोग कैलेंडर नहीं बना पाए हैं। ये एक बड़ी कोशिश है जो हम चाहते हैं कि कभी ये हम पूरा कर पाएँ कि हमारे जो सरकारी ब्लड बैंक है, रिम्स और सदर, इनके पास ये 365 दिन के 365 कैंप हो। अच्छा। और वो कैलेंडर के रूप में उनको पता हो कि ये 365 दिन हमारे कहाँ कहाँ कैंप्स हैं। तो जिस दिन ये होगा तो मुझे लगता है कि लोगों को ब्लड मिलना और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड बैंक को ये पता होता है कि कल हमारा यहाँ है और परसों वहाँ कैंप है, तो वो और लिबरल हो जाते हैं। और जब कैंप नहीं पता होता है या आप मेहनत कर रहे हैं, यू नेवर नो कि कैंप आएगा या कितने यूनिट्स आएंगे, तो ब्लड बैंक भी थोड़ा कंजर्वेटिव फील करता है कि हमें थोड़ा रोक के ब्लड देना है, या उतनी आसानी से लोगों को बिना रिप्लेसमेंट तो सबको मिलना चाहिए, नियम यही है। लेकिन सरकारी ब्लड बैंक्स में खासकर बहुत लोड रहता है। जो संस्थाएं कैंप करती हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उनको समय पर ज़रूरत हो तो मदद करें। थैलेसीमिया का सारा ही लोड लगभग सरकारी अस्पतालों पे है, खासकर सदर पे है। तो लगभग 1190 से ऊपर बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो ब्लड देना ही है। तो लेकिन उनका भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग लोड, बहुत 14-15 जिलों से बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो लेकिन एक सदर अस्पताल एक अच्छा उनके लिए एक थैलेसीमिया सेंटर बन चुका है, जहाँ पे दवाइयाँ, इलाज, आयरन चलेशन, जो बाकी इंजेक्शंस जो आयरन लेवल्स को कम करने के लिए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उनके ऑर्गन्स में आयरन जो जमा हो जाता है, वो सारी चीज़ें, डॉक्टर्स हैं, सुविधाएँ हैं और सब निःशुल्क हैं उनके लिए। तो इस कारण बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। तो एक कमी जो रह जाती है वो है कि सबका ब्लड पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इट्स अ बिग रिक्वायरमेंट। तो इस समय मुझे लगता है कि वही एक कमी है जो खलती है। लेकिन अदरवाइज़ अब ये जो सेंटर्स हैं, ये दे आर वेरी गुड सेंटर्स। इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा इवॉल्व कर लिया है। रिम्स में लोड की वजह से थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, लोग जाके परेशान होते हैं, आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ ओवरलोड। अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए और डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेंथन हो जाए, वहाँ के सदर मजबूत हो जाएं, तो रिम्स भी बहुत बेहतर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ गिविंग सर्विस। तो आई थिंक ये सब उस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग इन दोनों अस्पतालों से मिलकर लोगों तक जो भी अगर किसी को ज़रूरत होती है मदद की, तो वो हम पहुँचा पाते हैं। जी, कुछ मिथ्स ना आज भी मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन से लेकर के जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप बच्चों में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है कि बच्चों में डर होता है कि मैं इस वजह से ब्लड नहीं डोनेट करूँगा? सी इन जनरल, आई मीन, किसी को भी अगर ये नहीं पता है कि ब्लड देना इज़ वेरी हेल्दी, जो आप ब्लड देते हैं ये कुछ ही समय में वापस बन जाता है, और जब आप ब्लड देते हैं तो आप जाता हुआ देखते हैं, यू सीइंग द ब्लड गोइंग आउट। तो कोई भी एक आम आदमी जिसने उस ब्लड साइंस नहीं पढ़ा है, तो उसे ये नहीं पता है कि हाउ दैट वर्क्स, तो उसके मन में एक तो भय आएगा, डर आएगा कि ये तो ब्लड मेरे शरीर से जा रहा है जी। तो जब तक वो जानकारी, वो ज्ञान उसको ना दिया जाए कि जो आपके शरीर से ब्लड बाहर जा रहा है, एक तो वो है जो आपके शरीर में बफर से ले रहे हैं। आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है, जिसमें से अगर आप 350 ml देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक जो एडल्ट होता है वो अपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप 60% ब्लड इस्तेमाल करते हैं। 30% ब्लड आपके बॉडी में एक ऑर्गन है, स्प्लीन, वहाँ स्टोर्ड है, एंड बॉडी वेट इंटू 8 इज़ व्हाट इज़ बफर। जैसे मेरा वजन अगर 70 है तो 70 इंटू 60, 490 ml इज़ बफर, जो मैं एकदम आराम से आई कैन डोनेट, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हर 3 महीने डोनेशन कर सकते हैं, साल में 4 बार कर सकते हैं, और ये 18 की आयु से लेके 65 की आयु तक कोई एक अडल्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। मतलब आपका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए, वेट 45 से ऊपर होना चाहिए, पल्स बीपी क्लोज टू नॉर्मल होना चाहिए, और बाकी आपको वो जब स्क्रीनिंग करते हैं तो अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग। बट अगर आप अदरवाइज फिट हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप मोस्टली ब्लड दे सकते हैं। एज जो आम लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि ब्लड देने के बाद फिर वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि हमारा तो काम ब्लड डोनेशन होने के बाद फिर हम वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं ये पूरा प्रोसेस जानना चाहूँगी कि एक बार हमने जो ब्लड दिया है वो फिर पेशेंट तक कैसे पहुँचता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? जी, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अभी एक हमारा ड्राइव सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में चल रहा है। सो एक जो ब्लड डोनेशन ड्राइव है वो एक लाइसेंस्ड ब्लड बैंक ही कर सकता है। तो जैसे वहाँ आज सदर अस्पताल द्वारा वो कलेक्शन किया जा रहा है, तो वहाँ से जब वो ब्लड इकट्ठा करेंगे तो वो अपने ब्लड बैंक में लेके जाएंगे। ब्लड बैंक में ले जाने के बाद उसमें मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, जो TTI जिसको कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस
जो होते हैं 5 तरीके के टेस्ट, जिसमें HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। तो ये 5 जांच किए जाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद जो अगर उसमें से किसी यूनिट में कोई अगर ऐसा इसके रिपोर्ट में सेरोलॉजी में निकलता है पॉजिटिव, तो उस डोनर को पर्सनलाइज्ड एक कॉल किया जाता है, जिसे बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उस इन्फॉर्मेशन को भी। अदरवाइज किसी को कोई रिपोर्ट बताया या बनाया नहीं जाता है, मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वंस द ब्लड इज़ टेस्टेड, तो उस ब्लड को वो अपने जो रेफ्रिजरेटर है उस पर स्टॉक करते हैं। सेरोलॉजी के साथ साथ वो उस ब्लड को 3 कंपोनेंट में भी अलग कर देते हैं। जैसे आपने होल ब्लड डोनेट किया तो वो RBCs अलग कर देंगे, प्लेटलेट अलग कर देंगे, प्लाज्मा अलग कर देंगे। तो जो RBC है वो 35 से 42 दिन तक एक सर्टेन टेम्परेचर में ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में स्टॉक किया जा सकता है। जो प्लाज्मा होता है उसको -40 में 1 साल तक उसको रखा जाता है, किसी के काम आ सकता है। और प्लेटलेट्स की आयु 5 दिन है, तो वो एक एजिटेटर होता है, उसमें उसको स्टोर किया जाता है। यूजुअली कई बार प्लेटलेट्स की ज़रूरत जब नहीं पड़ती है तो देन उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट प्लाज्मा की लाइफ बहुत लंबी होती है। और मोस्टली पैक्ड सेल्स तो शॉर्टेज होता है, आई मीन उसकी जो सबसे ज़्यादा मांग होती है फॉर पेशेंट्स। आज आप साइकिल से आए हैं, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है, एक साइक्लिंग एंथुजियास्ट हैं आप। क्या कुछ रीज़न होता है साइकिलिंग करने का, क्या बेनिफिट्स है? एक तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि पोल्यूशन नहीं होगा, इसके अलावा क्या कुछ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आप साइकिल चूज़ करते हैं? आई थिंक मेरे लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो साइकिल इज़ लाइक माई डेली कन्वेंस, तो मैं साइकिल में ही चलता हूँ। मुझे 5 साल लगभग हो गए एंड इस बीच 1 साल मेरे पास साइकिल नहीं था, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, तो आई वॉज नॉट साइकिलिंग बट आई वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंग वॉकिंग। तो मैं कोशिश करता था 2-3-4 किलोमीटर तक आई शुड वॉक एंड डू माई वर्क। सो लेकिन आई थिंक साइकिलिंग से लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। एक तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं अपने दिनचर्या में मतलब जो भी मुझे काम होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर मेरा रोज़ होता है जी। तो इतना आपने कार्डियो कर लिया, मसल ट्रेनिंग इन द सेंस की एजिलिटी बढ़ती है इससे। इसके बाद बहुत समय बचता है आपका। जैसे अगर मुझे अपने घर से आपके यहाँ आना था तो मुझे पता है कि अगर मुझे 20 मिनट लगने हैं तो मुझे 20 ही मिनट लगने हैं। शहर में अगर कोई जाम होगा, ट्रैफिक बंद होगा, गाड़ी के लिए वो बंद है, बाइक के लिए बंद है, बट साइकिल के लिए नहीं है। सो आपके यहाँ जब जो समय मुझे पहुँचना है तो साइकिल में जो व्यक्ति होता है वो लेट नहीं होता यूजुअली। सो समय बचाता है, हम रोड पे भी ज़्यादा जगह नहीं लेते, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। सो इट्स अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो फॉर योर बॉडी। एंड जब आप साइकिल कर रहे होते हैं और अगर आप गाड़ी में ऑन कंपैरिजन नहीं हो और अगर आपके पास कोई ड्राइवर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन मोबाइल। सो आप थोड़ी देर अपने आप को मोबाइल से भी दूर रख पाते हैं। आप फ़ोन पे ज़रूर बात कर सकते हैं बट दैट स्क्रीन टाइम को हम कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ रियली डी स्ट्रेसिंग। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ गुड लाइफस्टाइल। आपको बहुत स्वस्थ बनाता है एंड समय बचाता है, पार्किंग में परेशानी नहीं होती, तो पल्यूट नहीं करते आप। हाँ, और दूसरों को जगह देते हैं जिनको नेसेसरली गाड़ी चलाना है। ब्लड डोनेशन के अलावा भी कई तरीके के आपके सोशल वर्क के एक एक करके सब पे आना चाहेंगे। तो आपका एक काम जो मैंने देखा था कि आप पालूना के साथ मिलकर के सेफ सरेंडर के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं जी। सेफ सरेंडर क्या है, पहले तो हमारे दर्शकों को वो समझाइए और यहाँ आपका क्या रोल है? आई थिंक सेफ सरेंडर सिर्फ इतना ही है कि कई लोगों के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि कोई अनवेड मदर हो सकती है या कोई कारण से माँ उस बच्चे को नहीं रखना चाहती या पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। और कई लोगों के लिए ये बहुत अनबिलीवेबल भी है कि जब लोग सुनते हैं तो दे कैन नॉट बिलीव, मतलब वी एज पेरेंट्स ऑल्सो वी कैन नॉट इवन थिंक, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है जो आप न्यूज़पेपर में भी पाते हैं कि कोई बच्चा झाड़ी में मिला या बच्चों को कहीं फेंक दिया गया और जानवर ने खा लिया। सो ये सच्चाई है। तो अलग अलग आई डोंट नो अलग अलग सिचुएशन कंडीशंस रहे होंगे उनके लाइफ के कि वो बच्चा अपने साथ नहीं रख पाए। जो भी कंडीशन रही हो, आई थिंक वो बहुत मजबूरी रही होगी, नहीं तो कोई बच्चा को इस तरह त्याग नहीं सकता। लेकिन जिस भी कारण से वो हुआ हो, बट पालूना का मकसद बस इतना है कि आपके पास गवर्नमेंट में एक सिस्टम है कि आप बहुत सेफ सरेंडर कर सकते हैं। इनफैक्ट एक ऐसा सिचुएशन में आई वॉज वेरी क्लोजली इन्वॉल्व्ड विथ मोनिका जी जो उसे चलाती हैं, जिसमें एक किसी नर्सिंग होम में बेटी हुई उस व्यक्ति की, और बस इतना ही था कि वो जो बच्ची थी उसके जो उंगली जो चारों थे ये सटे हुए थे और पैरों की उंगलियां भी सटी हुई थी। और पेरेंट्स बहुत डर गए कि इस बच्चे को हम कैसे पालेंगे, क्या होगा, बोझ हो जाएगी, बहुत कुछ सोचा होगा उन लोगों ने।
तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही त्याग दिया बच्चे को कि हम इस बच्चे को घर लेके नहीं जाएंगे, और वो छोड़ के जाना चाहते थे। समहाउ डॉक्टर ने उनको समझा के रोका, फिर मोनिका जी, फिर हम सब वापस वहाँ पिक्चर में आ गए, एंड उन लोगों ने समझाया कि आप इसको बच्चे को सेफली सरेंडर कर सकते हैं, और वो बच्चा प्रशासन ले लेगा, और प्रशासन के जो शेल्टर होम्स है बच्चों के, वो बच्चे वहाँ चले जाएंगे, और दिस चाइल्ड विल बी अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। जो कारा जो साइट है वहाँ पे वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो कोई पेरेंट्स उसे मिल जाएंगे। लेकिन उस समय उसे बच्चे को इलाज की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने, रात का थोड़ा लेट समय था, तो इसलिए हम सब साथ मिलकर हम लोगों ने उसका इलाज सदर में बहुत इजीली ऑर्गेनाइज हो गया। सो फिर वो इलाज हुआ, उसके बाद कुछ सर्जरीज़ की ज़रूरत बाद में पड़ी उस बच्चे को, और सब कुछ ठीक हो गया। वो बच्ची बहुत खूबसूरत बच्ची थी, मतलब हम तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे या माँ बाप उसे त्याग रहे थे, लेकिन उसकी जो उंगलियां सटी हुई थी, सर्जरी से बाद में सब कुछ ठीक हो गया। शी इज़ मोस्टली नॉर्मल, अब वो एकदम पता भी नहीं चलता, एंड शी गॉट अवेलेबल फॉर कारा। तो आई थिंक वो बच्ची अब एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन है। तो कोशिश वही है उसमें कि लोगों को जागरूक करें कि अगर ऐसा सिचुएशन, इसलिए आप कई अस्पतालों के बाहर क्रेडल्स लगे हुए हैं कि आप बच्चे को ऐसे ही नहीं त्याग दो, आप वहाँ जाके क्रेडल में दे दो, या यू कैन कम टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या CWC जो के ऑफिस जाके आप उस बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें बहुत कोई सवाल जवाब भी नहीं होता, आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं ताकि बच्चे की जो जीवन है वो बचाई जा सके, और बच्चा ऐसा कुछ क्रूरता ना देखे अपने उस जीवन में। तो दैट इज़ द आइडिया। इसको लेकर के अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम बच्चे को छोड़ देंगे तो ये पनिशमेंट है अगर पकड़े गए तो। सेफ सरेंडर का ऑप्शन अब लोगों को पता ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ को लेकर के आपका अवेयरनेस कैंपेन्स चलता है। झारखंड में ड्रग अब्यूज़ की क्या स्थिति है, ये बच्चों में कितना कॉमन है अभी तक जो आपने देखा है, उसके बारे में बताइए। झारखंड इस वक्त सिचुएशन इज़ वेरी स्कैरी। सो आप हर दिन न्यूज़पेपर में पाएंगे कि अब तो रांची के आसपास, खासकर पहले चतरा, खूंटी में बहुत खेती भी हो रही है रादर। अब रांची के सराउंडिंग्स में भी बहुत खेती हो रही है। ये ऑफिशियल डेटा है, कुछ 19,000 एकड़ पुलिस ने नष्ट किया है। सो विच इज़ अ बिग लैंड जहाँ पे ये कार्य हुआ। अब मतलब ये इतना कंसर्न है बड़ा कि अगर इसमें से प्रोडक्ट, आई होप कि प्रोडक्ट्स बाहर नहीं गए होंगे, लेकिन जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व एंगेज्ड हैं, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा हो सकता है, और कई जगह हो रहे होंगे कल्टीवेशन जहाँ तक शायद प्रशासन अभी पहुँच भी नहीं पा रहा। बट कंसर्न ये है कि जब इतनी बड़ी ज़मीन पे ये काम हो रहा है तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है। यू आर नॉट रियलाइजिंग कि इस पे जो फाइनल प्रोडक्ट जो नशा है, अफीम, गांजा, वो शहर में बच्चों के पास पहुँचेगा। सो हमारा शहर बहुत इफ़ेक्टेड है इससे, देयर इज़ नो डाउट्स। और ख़ासकर ये जो लोग भी इसके पीछे हैं वो स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को ही अपना टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत आसान है। वो बच्चे जो समहाउ जिन्होंने अपने लाइफ में सिगरेट पीना या शराब पीना शुरू कर दिया है, या पान मसाला, या अक्सर पान दुकान जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। क्योंकि नशा कोई एकदम सीधे से सीधा कोई गांजा या अफीम शुरू नहीं करता है। तो ये जो है ना, ये गेटवेज़ हैं बेसिकली। कोई पान मसाला ले रहा है, या शराब पी रहा है, या सिगरेट ले रहा है, हुक्का कर रहा है, वेपिंग कर रहा है, तो ये सब गेटवेज़ हैं बड़े नशे को तक पहुंचने के लिए। और दीज पीपल नो कि ये जो बच्चे हैं, ये इन्होंने अपने जीवन में नशा डाल लिया है, तो इनको और बड़ा नशा देना आसान है। तो उनको संपर्क करके कम पैसे में या किसी तरह वो नशा उन तक पहुंचाते हैं। और ये बच्चे रियलाइज़ नहीं करते, उनको जो नशा लेना शुरू करता है उसे लगता है कि अब वो उस नशे से उसको नशा नहीं आ रहा है, तो वो कुछ और लेना चाहता है। और इस तरह वो और सब्सटेंस जो एक होता है जो खेती से, जैसे अफीम गांजा की खेती होती है, तो एक फिर बाकी जो और सब्सटेंस नशा है, ऑर्गेनिक के साथ सब्सटेंस मिला के, और जो नशे जिससे बहुत भारी नुकसान शरीर को हो सकता है, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, LSD है, बच्चे इस नशा तक भी पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है। और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो हीनियस क्राइम्स भी जो हुए हैं, मोस्टली वो व्यक्ति उस बहुत ड्रग्स के नशे में होता है। तभी वही व्यक्ति अगर नशे में नहीं होता तो इतना हीनियस क्राइम नहीं कर पाता, या शायद कर ही नहीं पाता। तो वैसे क्राइम्स मोस्टली जो हीनियस नेचर के होते हैं, वो उस ड्रग्स के ड्रग्स के अंदर ही लोग करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में करते हैं रादर। सो आई थिंक शहर में
ऐसे बच्चे खासकर ड्रग्स, और नॉट ओनली ड्रग्स, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये और ड्रग्स आई थिंक एकदम हमारे जो इस वक्त जो झारखंड में जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह उसकी ओर इन्फ्लुएंस्ड है। एंड द सैडेस्ट पार्ट कि उसमें आप क्रिकेटर्स को पाएंगे प्रमोशन करते हुए, मसाला कोई क्रिकेटर बेच रहा है, कोई क्रिकेटर जो खुद जो शायद वो ऑनलाइन गेमिंग नहीं करता होगा बट पैसे के लिए प्रचार कर रहा है। सो आई विल टेल यू, अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में था, हम लोग, मेरा एक 2 घंटे का सेशन था, मैंने रैंडमली आई वाज इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, मैंने उस बच्चों से पूछा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। 2 या 3 बच्चों ने जवाब दिया और फिर थोड़ी शांति थी। सो उसके बाद मैंने जानबूझकर पूछा कि अच्छा कोई ऑनलाइन गेम खेलता है क्या, किसको पता है कोई ऑनलाइन गेम का नाम बताएगा क्या। और वो हॉल में 200 बच्चे थे और पूरा हॉल गूंज उठा, मतलब 200 में से मुझे लगता है कि 150 से ऊपर बच्चों ने हाथ उठा के जवाब देना शुरू किया और गेम्स के नाम बताने शुरू किए। सो सीधी एक्साइटमेंट, जब मैंने ये पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, देयर वर ओनली 2 और 4 रेजिंग हैंड एंड सब सोच रहे थे, धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे। और जब मैंने ये पूछा तो ये दिखाता है कि जो रुझान है वो कितना डीप है, तो उनको कितना वो अट्रैक्ट करता है। तो आई थिंक हमारे प्लेयर्स आर लॉट टू बी ब्लेम्ड, वो भगवान के बाद तो लगभग पूजा होती है उनकी, और इतना उनको मान सम्मान मिलता है, तो दे आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो अब लोगों को चुनना होगा कि जब हम ये बातें करते हैं आप कैसा बनना चाहते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये भी उनकी स्टोरी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग ऑनलाइन गेमिंग करके उतने बड़े प्लेयर नहीं बने जो आज हैं, यू नो। तो वो तो मेहनत करके ग्राउंड में पसीना बहा के वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस पा के अचीव करके वो वहाँ तक पहुँचे। सो वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस जो है वो बहुत तपस्या का काम है। तो ऑनलाइन गेमिंग करके आप सिर्फ अपने शरीर को ख़राब करेंगे और कुछ नहीं पाएंगे जीवन में। एक और इशू पर आना चाहेंगे, क्योंकि रोड सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, आए दिन हम एक्सीडेंट्स देखते हैं, तो रोड सेफ्टी को लेकर के भी आपके कैंपेन्स होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स, तो उस विषय में जानना चाहिए कि वहाँ पर आप क्या सिखाते हैं लोगों को? सी मेरे एक्चुअली कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं होते हैं, लेकिन बट बिकॉज आई रन ऑन साइकिल, तो मुझे ना वो रोड में थूका हुआ पान भी दिखता है, रोड का लाल रंग भी दिखता है, रोड में छोटे गड्ढे, उससे जो साइकिल चलाते हैं उनको गोल्फर्स एल्बो हो जाता है। सो बहुत तकलीफ़ होती है जो साइकिल चलाते हैं सीरियसली। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया में और विभाग को उस माध्यम से, जो एक्स हैंडल है उसके माध्यम से बताते रहते हैं कि हमारे जो रांची में रोड्स आप पाएंगे ना, ये रोड्स कोई कंप्लीट ही नहीं करता। पूरे शहर आप घूम लीजिए, आपको एक्सेप्ट द VIP रोड जहाँ CM रहते होंगे, जहाँ गवर्नर रहते होंगे, जहाँ जजेस रहते हैं, ये 3 को छोड़ के जहाँ ब्यूरोक्रेट्स रहते होंगे, जहाँ पॉलिटिशियंस रहते होंगे, इन सब को छोड़ के हर जगह रोड तो उन्होंने थोड़ा सा बना दिया, लेकिन उसके बाद ऊपर नीचे करके नाली वाला रास्ता छोड़ दिया। रोड के बाद का जो कॉर्नर्स है वो पूरी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक पूरी होती है तो लोग कॉर्नर्स में भी जाते हैं। तो जितने कॉर्नर्स है रोड के, ये सारे एक्सीडेंट प्रोन है। जगह जगह पे आप देखेंगे नाली के ढक्कन खुले हुए हैं, रोड ऊपर नीचे है। तो जो बिटोनियन रोड्स, जो अलकतरा के रोड्स, तो ये बना देते हैं, और रोड्स झारखंड में काफ़ी बना, लेकिन फिनिश नहीं करते टिल कॉर्नर्स। अगर उतना कर पाए ना तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, ट्रैफिक जैम्स कम होगा, पार्किंग बढ़ जाएगी रोड में, बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आधा काम कर रहे हैं और उसी को पूरा काम समझते हैं ये कि रोड तो बना रहे हैं लेकिन रोड को पूरा नहीं बना रहे हैं। तो रोड का जो कॉर्नर 6, 8, 10 फीट आप देखेंगे ना, ये पूरी तरह एकदम टूटा, नालियों में ढक्कन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, और रोड के ऊपर रोड बनाते जा रहे हैं, और उसके बाद बिल्कुल 6-8 इंच का नीचे गड्ढा हो जाता है। एंड दैट इज़ यूजली एक्सीडेंट प्रोन। लेकिन वो आप तब रियलाइज़ करते हैं जब आप साइकिल में चलते हैं ना, तो ये सब इतना दिखता है ना मुझे, तो जहाँ मुझे दिखता है हम वहीं पर खड़े होके आई क्लिक अ पिक्चर GPS कैमरा से, और हम कभी निगम के पोर्टल में डाल देते हैं, कभी ट्विटर में डाल देते हैं, एंड कीप पोस्टिंग। लेकिन आई डोंट नो कौन सुन रहा है, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है बदलाव। क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, तो मैं जल्दी से आपके एक और काम पे आना चाहूँगी कि केयर गिविंग प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं आपके सदर अस्पताल और रिम्स में भी, उसके विषय में बताइए। ये सदर में तो अभी शुरू होना है, इनफैक्ट बस सारी तैयारी हो गई है, बट रिम्स को 1 साल हो गया। सो वो प्रोग्राम वो ऐसे शुरुआत हुई कि हम लोग रिम्स अक्सर जाया करते थे, एंड न्यूज़पेपर पे और बहुत सोशल मीडिया में कभी कभी दिखता था कि रिम्स में ऐसे बहुत जो अबैंडन्ड पेशेंट्स हैं जिनके अटेंडेंस या तो छोड़ के चले जाते हैं अपने माता पिता को, या कोई रोड में कोई आपको दिखा डेस्टिट्यूट, तो आप उसको वहाँ रिम्स छोड़ गए। बट नाउ अब रिम्स जैसी व्यवस्था में जहाँ मैन पावर की पहले से कमी है,
उसको इलाज कौन कैसे देगा? डॉक्टर तो दवा लिख देंगे, लेकिन दवा उसके लिए लेके कौन आएगा? अगर इन हाउस दवा है भी तो अगर वो व्यक्ति लेने की स्थिति में नहीं है तो वो कैसे लेगा? तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो 6-6 महीने तक नहाए नहीं होते हैं, ऑब्वियसली कहीं रोड में कोई होमलेस पड़ा है। तो इसी तरह ये केयर गिवर प्रोग्राम और ये आइडिया शुरू हुआ, और वहाँ जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिरुआ हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा इसको पूरा शेप देने में, इसको कैसे चलाना है, और उन्हीं के गाइडेंस में वो चलता है अब डायरेक्टर और जो सुपरिटेंडेंट है खासकर डॉक्टर बिरुआ के सुपरविजन में। तो 3 केयर गिवर्स हैं जिसमें 10 डोनर्स हैं। तो बेसिकली वो डोनर्स दे टेक केयर ऑफ़ द सैलरीज ऑफ दिस केयर गिवर्स, और वो केयर गिवर वहाँ पे एज वॉलंटियर्स इन जो भी ऐसे व्यक्ति वहाँ आते हैं जो होमलेस हैं या डिस्टिट्यूट है या अबैंडन्ड है, जिनका कोई नहीं है, तो उनके बाय डिफ़ॉल्ट वो केयर गिवर या अटेंडेंट हो जाते हैं। तो उनका पूरा खाना कपड़ा चेंज करना, उनको सब कुछ करना एज द सन एंड डॉटर, उनका ख्याल रखते हैं, दवाई इलाज सब कुछ। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो लास्ट में जब डिस्चार्ज के समय या तो अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो रिम्स अपने एम्बुलेंस में उन्हें छोड़ता है, या अगर कोई भी जगह नहीं होती है तो फिर हम उन यहाँ जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, DSWO है, प्रशासन की मदद से जो शेल्टर होम्स है सरकारी, उनको वहाँ पे जगह दिला देते हैं। अतुल जी, हमारे दर्शक जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि आप उनको समाज सेवा से लेकर के अगर कुछ कहना चाहें तो क्या होगा? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो भी प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जैसे अगर आपके पास बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एट अ हाउस जहाँ आपको बचपन से सब कुछ खुद से मिल गया, या आपने नहीं कमाया लेकिन आपके पेरेंट्स के पास सब कुछ है, तो आपकी वहीं पे ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बिना कमाई भी आपको इतना कुछ जब मिल रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके पास जो भी है, जो आपके पास बियॉन्ड आपकी ज़रूरत के है, तो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। और आसपास अगर आपको लगता है कि आप किसी की कुछ मदद कर सकें या चीज़ों को ठीक रख सकें तो वो ज़रूर करना चाहिए, अगर आप इतने एम्पावर्ड हैं या दूसरों को एम्पावर अगर कर सकें तो। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने काम के सिलसिले में इतने विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। अंत में जो आपने कहा कि यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो ज़रूर आप दूसरों को भी गिव कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आज कई दर्शक आपकी बातों से प्रभावित भी हुए होंगे। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात नए मेहमानों से करवाते हैं जो किसी न किसी तरीके से एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल है, 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएँ के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।